नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस शैक्षिक दुनिया की ओर से और छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से अपने सभी विशेषज्ञों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पंडित के दुबे पद्मेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही साथ फीटा के प्रेसिडेंट श्री उमंग अग्रवाल जी और शैक्षिक दुनिया के चीफ एडिटर सचिव श्री राजीव मिश्रा जी हमारे बीच। आप सभी का पुनः स्वागत। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक कोरोना संकट के समय इन लोग पूरा देश इस कोरोना संकट से जूझ रहा है। सभी लोग अपने-अपने तरीके से बहुत योगदान अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में एक ये परिचर्चा की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें हमारा मकसद है कि हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करें जो कि इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में हम लोग को एक ऐसी भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हम लोग ने शुरू में कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, एचबीटीयू के कुलपति प्रोफेसर एनबी सिंह साहब और अदर्स हमारे जो समाज के जो मेन लोग हैं, उन लोग के साथ में हम लोग ने परिचर्चा करी है। हम लोग का जो मुख्य एक भूमिका है वो है कि कोरोना संकट की वजह से शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य हम वर्तमान में बात करेंगे और आगे आने वाले समय के लिए क्या रणनीतियां होगी, उस पे हम लोग इन परिचर्चाओं में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य विशेषज्ञ पंडित के दुबे पद्मेश जी से उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा, और क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये चाहे वो शैक्षिक पार्ट हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या फिर अगर हम देखें एक भविष्य वक्ता के रूप में आपके सर विचारों से पूरा समाज बहुत लाभान्वित होता रहता है, क्योंकि जहां पे हमारा विज्ञान खत्म होता है वहीं से हमारा नक्षत्र विज्ञान शुरू होता है। तो हम उसी में जो एक दार्शनिक वाला पार्ट है, हम उस सब रूपों में आपको देखते हैं सर। हमारा पूरा समाज उसी रूप में आपका वंदन करता है। तो मैं सबसे पहले आपसे कोरोना संकट के बारे में कि क्या ये कब तक रहेगा, इसके क्या रूप हैं, क्या कोई आगे चल के हमको कोई सावधानी लेने की किस तरीके की जरूरत है? पंडित के दुबे पद्मेश जी। आध्यात्मिक ऊर्जा आपको कुछ अतिरिक्त चाहिए। जब तक आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में आएंगे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको समाज से जुड़ना पड़ता है, समाज के तौर तरीकों को सीखना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में जब वो अकेला होता है तो उसके पास दो लाभ के सभी समय। लाभ का समय ये कि अपनी पूजा का जिस तरह के भी आध्यात्मिक उसके पूजन का सिस्टम हो, उस तरह से उसको अपनाना चाहिए। हर धर्म में कहीं न कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा को अतिरिक्त प्राप्त करने का कुछ न कुछ रास्ता दिया गया है। हमारे यहाँ भी ग्रह नक्षत्रों की जब हम बात करते हैं तो ग्रह नक्षत्रों से चाहे धरती हो और चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, हम तत्वों की बात करते हैं। जैसे राहु की बात करते हैं तो राहु आपके तमाम प्रकार की ऊर्जा को खींचता है, और जब कभी भी राहु की से संबंधित व्यक्ति होता है तो उसको तरह तरह की कहीं न कहीं ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से वो अपनी ऊर्जा को कम करता है। तो ऐसे में कैसे ऊर्जा आपको अधिक प्राप्त हो? बार बार वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, इस समय उन लोगों के लिए, कोरोना के लिए सबसे ज्यादा समय ठीक रहेगा जिन लोगों में इम्यूनिटी अधिक होगी। इसको कैसे बढ़ाएं? खाने पीने से तो बढ़ेगी, वो तो तरीका आपके पास है, लेकिन अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी रखें, एक बड़ा साधारण सा उपाय बता रहे हैं कि आप अगर उसको करके देखते हैं कि आप जिस भी बिस्तर पे आप सोते हैं, साधारण है, बहुत अच्छा है, उसको आप सुबह के समय नहा धो करके जब आप बैठे तैयार हो
तो उस समय आपको 2 उपाय जरूर कर लें कि चारों तरफ 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, और अगर 28 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके बाद आप बिस्तर पर बैठेंगे, लेटेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपके पास अतिरिक्त श्रम का भी आपका अनुभव होगा कि आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा आ रही है। दूसरी बात ये कि मंगल का परिवर्तन 3 तारीख को हो रहा है। मंगल का और शनि और गुरु है नीच राशि का, मंगल उच्च राशि का। तो ऐसे स्थिति में जो है तमाम प्रकार की जो समस्याएं आप सामने देख रहे हैं कि कई लोग जो हैं आपको लॉकडाउन को तोड़ने का प्रयास करते हैं, कहीं डॉक्टरों के साथ अभद्रता होती है, कहीं पुलिस कर्मियों के साथ होती, कहीं मीडिया के साथ होती, कहीं ना कहीं हो रही है। तो मंगल जब कुंभ राशि में पहुंच जाएगा तो सरकार की कुछ शक्ति भी बढ़ेगी, और सरकार की शक्ति के साथ साथ मई का जो महीना है उसमें बड़ा आश्चर्य की बात है, शुक्र भी बकरी होगा। राहु और केतु हमेशा बकरी रहते हैं, सूर्य चंद्रमा कभी भी बकरी नहीं रहते हैं, लेकिन शनि और बृहस्पति का बकरी होना और बुध का बकरी होना, इन सारी सब चीजों की स्थितियां ऐसी बनेगी जिसके कारण से हमको एक नई दिशा मिलेगी, हमारे अंदर नई चेतना आएगी और हम अधिक स्वस्थ होंगे, अधिक सामाजिक कार्यों में रुचि लेने की प्रयास करेंगे, आत्मबल में भी वृद्धि हो। तो जो डिप्रेशन है आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कोरोना के साथ साथ में, आम आदमी के साथ में उसको आर्थिक हो, व्यवसायिक हो, मानसिक हो, कहीं ना कहीं डिप्रेशन, उस पर नियंत्रण होगा। क्योंकि मेरे विद्यालय भी तो मैंने दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में स्पष्ट कह दिया कि 3 महीने का आप किसी से भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज नहीं लेंगे, कोई भी अतिरिक्त पड़ी हुई फीस नहीं, जिसके पास जैसी है सुविधा के अनुसार उस तरह से ही। बहुत अच्छा, जी 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 सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो आप लोग की प्रॉपर सावधानियां हैं उसमें आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, आज के समय पे हमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने पे खास तौर पे ध्यान देना है, और उसमें अध्यात्म एक बहुत ही इसमें सार्थक रूप से हम लोग को सहयोग कर सकता है। मैं फीटा के जो प्रेसिडेंट हैं श्री उमंग अग्रवाल जी, मैं देख रहा था कि लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही, उमंग अग्रवाल जी आपको मेरी बात आवाज आ रही है? जी सर, अभी आ रही है। हाँ, तो जो प्रथम दिन से ही आपने अपने पूरे जोश के साथ, अपने एसोसिएशन के साथ, और जो आप जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराए थे, साथ ही साथ आपका क्या नजरिया है कि, और पहले तो आप बताइए कि व्यापारियों ने, कानपुर के व्यापारियों ने इस संकट काल में कैसे समाज का सहयोग किया और आगे क्या कर सकता है? सभी को पहले तो नमस्कार। इस संकट काल में ही नहीं, हर संकट काल में आप देख सकते हैं एक वर्ग ऐसा होता है जो व्यापार और उद्योग क्या होता है वो आगे निकल के आता है और स्वेच्छा से जितना भी सामर्थ्य से वो कर पाता है वो अवश्य करता है। इसीलिए व्यापार और उद्योग को हमेशा से समाज की रीढ़ कहा गया है और वो रीढ़ का काम करते भी हैं। इस बार भी इस अप्रत्याशित जो भारत में प्रवेश किया है ये संक्रमण, जैसा कि हमारे पंडित जी पद्मेश जी ने कहा, बहुत कुछ हमारे नक्षत्रों पर निर्भर करता है और ये पूर्व अनुमान भी कई विद्वान नक्षत्र जो पढ़ते हैं लोग बताते हैं, विद्वान लोग, उन्होंने पहले से बताया था कि ऐसा संकट 2020 में आने वाला है और साथ ही साथ में किसी एक देश से ये आया है। तो अब जाकर के जब ये संकट आया तो व्यापारियों ने बिल्कुल एक सेना की तरह मोर्चा संभाला है और कानपुर ही नहीं संपूर्ण देश में आप देख सकते हैं व्यापारियों ने अपनी तिजोरी जो हमेशा कहते हैं कि बंद रहती है उसको एक बार खोल दिया है और जितना भी जहां भी दिक्कत थी, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स की हो, क्या वो सुरक्षा कर्मियों को कोई भी उपलब्ध कराने की हो, हमारे डॉक्टरों को सहयोग की हो, क्योंकि बिना व्यापारी ही तो तरलता है समाज की। अगर तरलता नहीं होगी तो एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक कोई सामान पहुंच नहीं पाएगा। तो इसके लिए व्यापारियों ने पूरा सहयोग किया है और निरंतर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, जो हम लोग का व्यापार का संगठन है, उद्योग का संगठन है फीटा। प्रथम दिन से ही हम लोगों ने इसमें 3 तरीके से काम किया है। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें अपने जो लोग थे वो टूट ना जाए, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि मानसिक रूप से उनका सदृढ़ रहना बहुत जरूरी है। जो खाने की चीजें हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वो तो है ही, साथ में मानसिक रूप से बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनको संभाला और आप
के द्वारा कई बार हम लोग को जो टिप्स दिए जाते थे, मार्गदर्शन दिए जाते थे, उनको हम लोगों ने उन तक पहुंचाया कि ये संक्रमण है, ये निकल जाएगा, इसको दुनिया की समाप्ति मत समझिए कि ये नॉर्मल संक्रमण है और हम एहतियात रखेंगे, निकल जाएगा, हानि लाभ चलता रहेगा मगर निकल जाएगा। सबसे पहले तो ये था। दूसरा, समाज में जरूरतमंदों को भोजन की जरूरत, राशन की जरूरत थी। और व्यापारी एक ऐसा वर्ग है, देखिए पुलिस कर्मियों के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ और जो सफाई कर्मी है उनके अलावा व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो माइक्रो लेवल तक जाता है, उसकी पकड़ हर गांव कस्बे में नीचे तक है, हर परिवार के अंदर है। तो उसने जा करके पहुंच करके जहां जहां भी दिक्कत थी वहां वहां पहुंचाया। और तीसरा था सरकार के साथ, उसकी मशीनरी के साथ कंधे से कंधा मिलाने की, सरकारी मशीनरी के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जिला प्रशासन जहां जहां भी हमारा सहयोग मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की हम लोग के साथ 23 तारीख को। उसके बाद जहां जहां जिला प्रशासन ने सहयोग मांगा, हम लोग तत्पर रूप से तैयार होकर तो जिला प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। आज भी हम लोग का पूरा एक होटल है, वो जो चल रहा है, उसको पूरे होटल को हम लोग ने ले लिया, तो फीटा रसोई के नाम से चला रहे हैं। 1000 लोगों को रोज बना हुआ खाना मिल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। जैसा कि ये पूरी जानकारी हम लोगों को पेपर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती रहती है कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने दिया। आपके साथ और भी बहुत सारी संस्थाएं इस तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। हमारे बीच में श्री राजीव मिश्रा जी, मैं उनको हर एक क्षेत्र में उनकी भूमिका को देखता रहता हूं कि परिचर्चाएं चाहे वो करते हैं, चाहे वो रोड पे निकल के जब जाते हैं तो लोगों के ऐसे जो पुलिस कर रही है कि पुलिस कैसे लोगों की आरती उतार रही है, उनको संदेश दे रही है, उनको मोटिवेट कर रही है, हर एक चीज को अपने कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं पूरा उसका, और साथ ही साथ लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस भी बना के, चाहे उनकी कविताएं हो, चाहे उनकी रचनाएं हो, तो हर तरीके से एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी के रूप में ये उभर के सामने आए इस कोरोना संकट में और लोगों को खुश रहने के टिप्स भी दिए। तो मैं चाहूंगा कि इस समय राजीव जी आप बताइए कि क्या आपने आगे की रणनीति क्या बनाई है, पूर्व में आपने संक्षेप में क्या किया और आगे की क्या रणनीति आपकी है? आपको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और सारे जितने विशेषज्ञगण यहाँ बैठे हैं सभी को सादर नमस्कार कर रहा हूं। देखिए, मीडिया तो आप कहते ही हैं इस देश का जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया के रूप में है, और मैं ही नहीं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया संस्थान है, इस समय पुलिस प्रशासन, चिकित्सक सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये बहुत आवश्यक भी है और बहुत जरूरी भी है कि आप तक हर बात पहुंच रही है। इसके लिए मैं समस्त जो पत्रकार बिरादरी है उनको साधुवाद देता हूं। यहाँ पे बात रही स्वैच्छिक दुनिया की और हमारी, तो जैसा सारे पत्रकार बंधु कर रहे हैं, हम भी जाते हैं, उन खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे उमंग अग्रवाल जी ने कहा कि भाई जो व्यापारी वर्ग है वो तमाम लोगों को जरूरत का सामान पहुंचा रहा है। ऐसे में हमारा नैतिक दायित्व तो ये बनता है, ये इस मीडिया जगत का बनता है कि जो लोग सही में जो रियल हीरो हो उनकी छवि को आप तक पहुंचाना। स्वैच्छिक दुनिया भी यही काम करता है। मोटिवेशनल वीडियो के रूप में हम गुरु जी से भी पहले मिल चुके हैं, आपके साथ तमाम सारे काम हमने किए हुए हैं। तो हमें लगता है कि जो लोग अपने घरों में हैं इस समय, चूंकि टाइम बढ़ रहा है लॉकडाउन का, 21 दिन हुआ, फिर उसके बाद 20 दिन और बढ़ा, और 3 मई को मैं गुरु जी से तो बिल्कुल एकदम आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। गुरुजी ने कहा है कि 3 मई को ग्रह नक्षत्र ऐसे बन रहे हैं जिससे कि कोरोना का ये नाश मतलब नीचे होने की तैयारी है, कम होने की तैयारी है। तो भगवान करे कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी 42 दिनों तक घर में रहने के बाद आदमी के भीतर एक बहुत सी नकारात्मकता, एक अनजान सा भय है कि आगे क्या होने वाला है। तो आप जैसे जो विज्ञ लोग हैं उनके माध्यम से हम लोग अपने चैनल पे मोटिवेशन वीडियो है वो चला के इसलिए लोगों के पास जाते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, हम आपके समक्ष हैं, हमारे एक्सपर्ट के रूप में हैं। और बात रही आगामी योजनाओं की, तो वहां भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है कि एक लॉकडाउन के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि एकदम से सड़कों पे भीड़ निकल के आ जाएगी, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो व्यापार का वर्ग हो, चाहे वो मीडिया हाउसेस हो, कोई भी हो, सड़क पर एकदम से यातायात बढ़ जाएगा, सड़क पे एकदम से भीड़ बढ़ जाएगी। तो अभी से ही हम लोगों को सबके साथ मिलके, मैं भी बार बार सबके साथ हर अपनी परिचर्चा में इस बात को पूछता हूं कि जब आगे खुलेगा तो क्या एक रणनीति बनाई जाए, और क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है इसलिए समाज के लोगों को ही तय करना होगा।
कभी कभी हम लोग मतलब बांध के किसी को नहीं कह सकते कि भाई तुम ना निकलो या तुम ना निकलो। जान हमारी है, देश हमारा है, परिवेश हमारा है और स्वास्थ्य हमारा है। तो जाहिर सी बात है मेरी रणनीति यही रहेगी कि मैं लोगों को जागरूक करूं कि लॉकडाउन होने के बाद भी आप एकदम से घरों से ना निकले, जितना आवश्यक हो उतना ही निकले, ताकि इस महामारी से हम पूरी तरह निजात पा सके। सुधांशु जी। बहुत 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 बढ़िया राजीव जी, क्योंकि लॉकडाउन 40 दिन हो गए हैं और मुझको लगता है कि 3 मई के बाद भी ऐसा कोई संकेत, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि कुछ कम होगा, वो तो ठीक है, मगर लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना हमारा खत्म हो गया। कोरोना रहेगा और उसको दोबारा वो ना आए, तो हमको ऐसी कोई रणनीति अपनानी पड़ेगी जिससे कि हम उसको रिपीट ना होने दें। मैं गुरुजी के पास चलता हूं। और गुरुजी, जो समाज में हम लोग में से देख रहे हैं कि जैसे चाहे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हों या युवक हों, युवा हों, समाज के अन्य वर्ग हों, सभी के अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने तो अपने बहुत ही जो उनका व्यक्तित्व था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करके अपने को एंगेज रखा, बट ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं अब इस स्टेज पे आके उनके अंदर नकारात्मकता, एक अवसाद, एक लोगों के अंदर उदासीनता ये जो आ रही है, इसके प्रति आप क्या सर कहना चाहेंगे कि कैसे समाज के ये वर्ग अपने को नकारात्मक ना बनाए और क्या उनको करना चाहिए जिससे कि उनका सकारात्मक दृष्टिकोण बना रहे? बहुत अच्छा सा प्रश्न आपने उठाया। अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन उससे कहीं ज्यादा हमारे युवा है। 34 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के अंदर युवा जी, और विद्यार्थी हैं, तो बड़ी संख्या में हो सकते हैं। उनमें अगर ऋणात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो देश के लिए चिंतनीय विषय, क्योंकि उनसे अपेक्षा है और उसके लिए उनको सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। हमेशा मन से, अगर मन से हम हारते हैं, चाहे वो रोग हो, चाहे सामाजिक परिस्थितियां हो, और चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कोई नया प्रयास कर रहे हो। जैसे उमंग जी ने अपना एक ऐसे समय में उनकी टीम ने जो लोगों को भोजन कराया है, ये सकारात्मकता है। ऐसी सकारात्मक चिंतन आपके मन में होना चाहिए। आप अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करें और उसमें देखें, किसी भी देश का एक चरित्र नायक होता है। हमारे देश का चरित्र नायक श्री राम है। उन्होंने भी कई बार, चाहे लक्ष्मण की मूर्छा का मामला हो, चाहे सीता का त्याग का मामला हो, उस समय भी उनके मन में कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियां आई, विपरीत चिंतन आया, लेकिन वो अपने आप को अडिग करने में सफल हुए। उन्होंने अपने गुरु के साथ में तमाम सारी चीजों का विकल्प रखा और उससे उन्होंने जानकारी प्राप्त की। आज भी आपके पास जो बुजुर्ग हैं, उनके अनुभवों के साथ आप शेयर करें। और सबसे अच्छा तो ये है कि हमारा हनुमान जी जो हैं, जो हमेशा संकट मोचन करती है। मेरा अपना व्यक्तिगत 60-65 वर्ष का जो मुझे ज्योतिष का अनुभव है कि अगर किसी प्रकार का कोई संकट है तो आप चारों कोनों में, चारों दिशाओं में 7-7 बार अगर प्रातःकाल हनुमान चालीसा, उस कमरे की जो ऋणात्मक ऊर्जा है वो कम होती है। और ये अगर लगातार आप करते रहते हैं तो आप ऋणात्मक ऊर्जा कम होगी तो सकारात्मक बढ़ेगी। जो सकारात्मक बढ़ेगी, हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं करना, दूसरे परिवार के लोगों को भी हमेशा ऋणात्मक उसको नहीं देना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा का जो एक गुण है उसको बुद्धिमान, अगर खाने बनाने में अच्छा है या खेलने में अच्छा है या पढ़ने में अच्छा है, किसी सब्जेक्ट पर अच्छा है, तो उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी बच्चे जैसे दुर्गा प्रसाद जाने के 3 ब्रांच हो गई है, तो उनमें देखते हैं कई बच्चों में जब ऋणात्मक विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं और अध्यापक उसको टेकल नहीं करता, दीजिए इसने ऐसा किया है, प्रिंसिपल नहीं टेकल कर पाता है, तो हम उसको बुलाते हैं और उससे आधा घंटे पौन घंटे जब चर्चा करके उसको समझाते हैं, तो मालूम होता है कि उसके बाद में वो बच्चे में परिवर्तन हुआ और उस दिशा को उसने सोचने का प्रयास किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें गुण है। तो ऐसे हम सभी को प्रयास करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुछ अपने समाज को दें और भारत को कोरोना से मुक्त करने में सहायक हों।
ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी थी। बहुत बढ़िया। सर ने जैसे बताया कि हम लोग को सकारात्मक एक दृष्टिकोण रखना है, साथ ही साथ जो समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है उसके प्रति, समाज के प्रति समर्पण हमको करने को हर समय तैयार रहना चाहिए। मैं उमंग अग्रवाल जी से पूछना चाहता हूं कि सर, जो इस समय की आर्थिक स्थिति है, आप एक तरीके के व्यापारी के मुखिया हैं, तो क्या हम लोग को कब तक, आपके अनुसार संक्षेप में बताइएगा कि कब तक कानपुर में आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा कोरोना का संकट पे जो सावधानी भी बनी रहे और हमारी आर्थिक गतिविधियां भी शुरू हो सके। सर देखिए, इसको अगर हम कहें, पहले मैं एक बात का जवाब दे दूंगा जो आप पंडित जी से पूछे थे। नकारात्मक के साथ साथ इसमें मैंने एक चीज और देखी है इस कोरोना संक्रमण काल में, जो लोग एक दूसरे से बैर और वैमनस्यता रखते थे, वो आज मैंने देखा है एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। कुछ सामान लाना तो नहीं है, घर में कोई कमी तो नहीं है। ये सर मैंने एक बहुत पॉजिटिव एंगल देखा है इस वक्त, इस कोरोना काल में, कि लोग एक दूसरे से, पड़ोसी से जिनकी शक्ल नहीं देखते थे, आज उससे पूछते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज थी, ये मुझे पॉजिटिव चीज लगी इसमें। दूसरी चीज जो आप आर्थिक का पूछ रहे थे, अगर हमें जीवन जीना है और जीवन चलना है तो हमें अर्थ के साथ चलना है, ये बिल्कुल निश्चित है। आप घर में खाना खा भी रहे होंगे, अन्न खा रहे होंगे, जरूरत का सामान भी, आप चाय भी पी रहे हैं तो कप प्लेट भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए। तो आर्थिक तो हमारा चल ही रहा है और चलता ही रहेगा, नहीं तो जीवन रुक जाएगा, जीवन संकट आ जाएगा। अब उसको 3 भागों में अगर हम बांट दें, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है बेसिक एसेंशियल्स एंड कमोडिटीज, और तीसरा होता है नॉर्मल कमोडिटीज। हमें लगता है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे देश की रीढ़ होती है, हमारे देश को बनाती हैं, जिसकी वजह से नहीं तो हम बहुत बुरी तरह ढह जाएंगे। जब ये खुलेगा तो उस वक्त हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की जरूरत पड़ेगी। तो 2 चीजों को चालू करना चाहिए, एक एसेंशियल कमोडिटीज को, उनका प्रोडक्शन और उनका सेल्स, ये दोनों को चालू करना पड़ेगा एक नीति के तहत, कि भाई कैसे करें, कम लोग रहें, कुछ दुकानें कैसे खोलेंगे, ज्यादा ना खोलें, लोग एकत्रित ना हो, और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जो नॉर्मल कमोडिटीज है, अभी जिनकी अनावश्यक वस्तुएं जो उनको अपने विलासिता के लिए चाहिए या अपने सुख भोगने के लिए चाहिए, उनको हमें लगता है अभी अगले 3 माह तक कम से कम उनको थोड़ा धीरे धीरे करके, रोक करके धीरे धीरे खोलना चाहिए। ये मेरा विचार है। बहुत बहुत सुंदर सर। मैं पंडित जी के पास जाना चाहूंगा कि सर, जो ये मीडिया में जो हम लोग को बात सुनाई देती है कि जो कोरोना वायरस है ये चीन के लैब में बना है, कि ये चमगादड़ों के वायरस से उत्पन्न हुआ है, तो आपका इसमें नक्षत्र विज्ञान, जो आपकी भविष्यवाणी, जो आपकी सोच है, वो सोच क्या इसको कौन सा स्वरूप देने को, मतलब सबसे ज्यादा उसका परसेंटेज हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, मनुष्य कहीं कुछ भी सोचता रहता है, उसके मन में महत्वाकांक्षाएं इस तरह से हो जाती है कि हम सारी दुनिया पर, जब से मनुष्य पैदा हुआ और मनुष्य ने दुनिया देखना शुरू की, तब से उसमें महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ी कि उस सारे संसार को अपने अधीनस्थ करना चाहा, लेकिन कभी भी किसी ने भी नहीं कर पाया, केवल इसके लिए परमात्मा ही। और जब परमात्मा के शरण पे होते हैं तो आप तमाम सारी चीजों से बच जाते हैं। आज पूरी दुनिया, जो सबसे कमजोर देश माना जाता था भारत के लिए, ये क्या कर पाएंगे, हम तो आर्थिक रूप से इतने हैं, वैज्ञानिक रूप से इतने हैं, वो एक कोरोना जैसे वायरस से लड़ने में हमारा चिंतन, हमारा साधना का एक चिंतन होता मौन, कि आप घर में एकांत में रहें और एकांत में रह करके अपने प्रभु को स्मरण करें, अपने प्रभु को स्मरण करें, अपने इतिहास को स्मरण करें। उसी चिंतन ने हमको सफलता दी और वही चिंतन एक विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में ये निश्चित है कि वैक्सीन हम खोज लेंगे और भारत ही पहला देश होगा जो वैक्सीन खोजने में सक्षम होगा, क्योंकि भारत की जो लग्न है उस लग्न के हिसाब से चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा की दशा जनता का कारक है। जनता के कल्याण के लिए कोई न कोई भारत के वैज्ञानिक ऐसी खोज करेंगे जिसके कारण से हम इस लड़ाई पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे और इसका श्रेय भारत को ही जाएगा।
भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। जहां तक सवाल है कि कोरोना कहां से कैसे शुरुआत हुआ, तो बार बार मैं शुरुआत में ही कह रहा था, दिसंबर और जनवरी में भी मेरा कहना था कि जो धरती हमारी है, धरती तमाम प्रकार के बैक्टीरिया को खींचती है और ये तमाम प्रकार के चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हम प्रकृति के साथ में मनुष्य जात, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे चीन का हो, चाहे भारत का हो, इसने बड़ा प्रकृति के साथ पूर्व दोहन किया। तो जब आप प्रकृति के साथ पूर्व दोहन करेंगे तो प्रकृति से बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आएंगी जो आपके लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करेंगी। ये केवल और केवल प्राकृतिक प्रकोप है। अमेरिका चाइना पर आरोप लगा रहा है कि उसके द्वारा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेरा किसी पर आरोप नहीं है। हम जब प्रकृति से दूर होंगे तो प्रकृति आपको तमाम प्रकार के संकट उत्पन्न करेगा। अभी भी मनुष्य के लिए कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा करे, प्रकृति से दूर न हो, प्रकृति का पूर्ण दोहन। बहुत बहुत बढ़िया कि जो इस समय पूरा भारत जो हमारे नई नई वैक्सीन के लिए लगा हुआ है, प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे खड़े होके कह रहे कि अगर मैं यहाँ पे हूं तो आप लोग को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, आर्थिक व्यवस्था तो हम आगे देख ही लेंगे। तो एक ये बहुत ही सकारात्मक संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हमारे पूरी जनता को दिया गया है। मैं राजीव जी से पूछना चाहूंगा बहुत ही संक्षेप में कि क्या लगता है कि आपका अनुमान कि कब तक ये कोरोना खत्म हो जाएगा? जो आपने लोगों के बहुत से लोगों की राय आपको मिलती रहती है, एक जनरल आदमी के, एक जनरल पर्सन के रूप में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा एक सीधा सा स्पष्ट और जो वैज्ञानिक ढंग से सोच वाला मामला है वो ये है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 मार्च को ये लॉकडाउन का घोषणा की थी, तब उन्होंने ये कहा था 21 दिन का लॉकडाउन है, 14 दिन में कोरोना की चेन टूटनी है और 7 दिन आप और मान के चल लीजिए। लेकिन कुछ जो जमाती और जो वर्ग के जो मजदूर या जो लोग बाहर निकले जिनसे थोड़ी सी लापरवाही हुई और ये चेन जो है वो एग्जिस्टेंस, मतलब उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ और रह गई। ये एक लापरवाही हुई हमारे नागरिकों के द्वारा, हमारे देशवासियों के द्वारा, कहीं ना कहीं सबके द्वारा नहीं, लेकिन तब भी 10% लोग ऐसे रहे जिनके द्वारा ये बीमारी बढ़ी। अब 20 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया गया, लेकिन एज पत्रकार अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि चौराहों पर अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। प्रशासन को सख्ती करने की आवश्यकता है। 3 तारीख आप जैसे कानपुर में देख रहे हैं, आज 206 या 208 लोग हो चुके हैं। तो ये सब एक ही मसला है, इसकी वैक्सीन पे काम हो रहा है, वैक्सीन अभी बनी नहीं है। इसकी एक ही सुरक्षा है कि हम खुद से सतर्क रहें और हमें एक नागरिक के तौर पे, एक जागरूक नागरिक के तौर पे हमें इसकी चेन को तोड़ना पड़ेगा। तो इसका एक ही उपाय है कि अभी भी हमारे पास पूरी मई है, हम कोशिश करें कि होम डिलीवरी या और तमाम सारी चीजों से हम अपने घरों से बाहर ना निकले। इसकी चेन को तोड़ दीजिए। अगर चेन तोड़ देंगे तो अगले 14 दिन बहुत हैं, लेकिन अगर हमने कहीं से भी लापरवाही करी तो कुछ कहना शायद मुश्किल होगा। जी आप इसको जानते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील भी करता हूं हमारे जो सम्मानित देशवासी हैं कि बहुत थोड़े परसेंटेज में रह गए हैं हम। किसी एक कवयित्री हैं डॉक्टर शीतल वाजपेयी जी, वो कहते हैं कि माना कि तम है अंधेरा घना है मगर दीप की अपनी प्रस्तावना है। वो उजाला है, उसको छुपा के नहीं रख पाएगा। हमको तो निश्चित रूप से आगे निकलना ही है, उस उजाले की ओर निकलना है, लेकिन हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि एक और भी लाइनें याद आती है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आज हमें देना है इसकी कोरोना की चेन को तोड़ना है। कुछ आर्थिक रूप से नहीं देना है, अपने घर में रहना है तो अपने बच्चों के साथ रहना है, अपने परिवार में खुश रहना है। मेरा निवेदन है कि आप अपने घरों में रहें ताकि इस चेन को जल्दी से जल्दी तोड़ा जा सके, और यही इसका एकमात्र उपाय भी है। सुधांशु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं उमंग जी से आखिरी में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो 3 मई हमारे जो सेकेंड लॉकडाउन 2 की आखिरी डेट है, आपको क्या लगता है कि क्या हमारा लॉकडाउन 3 भी शुरू होगा या कोई हमको कुछ छूट मिलेगी या लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा? सर, राजीव जी ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि इस चेन का टूटना बहुत जरूरी है।
और अभी हम सब जानते हैं कि चेन नहीं टूट पाई है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो नहीं तो लॉकडाउन 2 की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस दिन ये चेन टूटेगी उसके बाद हमें 14 से 21 दिन जो है रुकना पड़ेगा, तब ये वहीं का वहीं मर जाएगा कोरोना वायरस जहां जहां ये है, तब हम जाकर के इससे फ्री हो पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है। ये ट्यूबरक्लोसिस की दवाई की तरह है, 90 दिन का कोर्स है और एक दिन भी अगर आपने छोड़ दिया तो फिर से 1 से शुरू होता है। इसमें बिल्कुल क्लियरली सब है और इसमें गलती कोई करता और भुगतता कोई है। हो सकता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, वो ना भुगते, मगर दूसरे को ट्रांसफर दे दिया तो वो भुगत जाएगा और उसका कोई परिजन निपट जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को सबको एहतियात रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये लॉकडाउन बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक रूप से चूंकि ये जरूरी है, आर्थिक रूप से ढांचा तैयार करना जरूरी है, इसलिए कुछ ना कुछ सरकार छूटें भी देंगी, सहूलतें भी देंगी आर्थिक रूप से, मगर हमें उन छूटों को एक छूट की तरीके से लेना है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना है, ना कि वो हमारा अधिकार है और हमें उसको, और जैसे सरकार जैसे प्रकृति हमें हवा देती है, ऑक्सीजन देती है, पानी देती है, तो उसका दोहन शुरू कर देते। तो छूट का भी हमें दोहन ना करके हमें उसको बहुत संकुचित मात्रा में आवश्यकता के लिए यूज करना है। जैसा कि उमंग जी ने बताया है कि एक आर्थिक विश्लेषक भी हैं और समाज के हर एक वर्ग में इनका एक सहयोग रहता है, तो इनकी जो राय के अनुसार 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आज इस परिचर्चा में आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी अपनी राय हर एक क्षेत्र में देखे, जिससे कि हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान में कोरोना संकट से कैसे बचें और भविष्य की क्या हमारी योजनाएं हो। मैं श्री उमंग अग्रवाल जी, श्री पंडित के दुबे पद्मेश जी और श्री राजीव मिश्रा जी का आप लोग का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना जो आपकी सोच है उसको इस प्लेटफॉर्म पे आपने शेयर किया, जिससे हम समाज को कुछ ना कुछ नई सोच बना के दे सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इस कोरोना संकट पे सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, 2 गज की दूरी बना के रखें और सावधान रहें, अपने घर पे रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सिद्धांशु राय। धन्यवाद।